देखो थोड़ा सा अपन रिवाइज कर दो। एक इसमें वर्ड आया था ऑप्टिक्स, थोड़ा ध्यान से शॉर्ट में सुनते चलें, लिखा तो सारे चुके हैं। ये एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसके अंदर हम लोग लाइट एनर्जी और उससे रिलेटेड होने वाली जो फिनोमिनन है, माने लाइट पर बेस्ड जो जो चीजें हो सकती हैं, जैसे सोलर पैनल, रिफ्लेक्शन, टकरा के लौटना, वो सब की स्टडी किसमें करते हैं? इसमें ऑप्टिक्स में। दो ब्रांच बताई थी हमने आपको इसकी, एक का नाम क्या था? रे ऑप्टिक्स, और एक का नाम था वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। रे ऑप्टिक्स में ये माना जाता है कि जो लाइट रे है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, और ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट, इसलिए नाम है रे ऑप्टिक्स। इसमें यह माना गया कि लाइट वेव के फॉर्म में ऐसे ट्रेवल करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कुछ फिनोमिनन इसके अंदर आती हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, जो डिटेल में पढ़ा जाएगा, चैप्टर नेम ही वही है, रिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, कि लाइट कैसे सीधी उसमें चलती है, उन सब की स्टडी हमारी किसमें होगी? रे ऑप्टिक्स में। अब वेव ऑप्टिक्स में क्या आएगा? फिनोमेना इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। मैं इनको भी एक्सप्लेन करूंगा वर्ड टू वर्ड। तो ये कुछ फिनोमेना इसमें आती हैं, कुछ आपकी इसमें आती हैं। मॉडर्न डेज में क्या मानते हैं कि लाइट में ड्यूअल नेचर है, दो नेचर है लाइट के, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? न्यूटन ने बताया था। इसकी किसने की थी? हाइजन ने, है ना, हाइगन ने इसकी की थी। तो शायद मैंने पिछले लेक्चर में रे ऑप्टिक्स पूरा लिखा दिया था, है ना। अब क्या नाम डाला है? वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, इसका एक नाम और बोला था मैंने, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री मतलब डायग्राम्स बनते हैं। और इसका एक और नाम बोला था फिजिकल ऑप्टिक्स। तो आज की हेडिंग डाल दो, वेव ऑप्टिक्स, सभी लोग डालिए। चैप्टर नेम बेटा जिनने नहीं डाला है वो डाल देंगे प्लीज। चैप्टर 9A स्टार्ट ही यहीं से किया है, ऑप्टिक्स ब्रांच है। और जो आज फर्स्ट डे आए हों वो लास्ट में थोड़ा रुक के जाना। चैप्टर का नेम ये है, और इसमें आप हेडिंग डालो। जो लोग रनिंग में हैं वो समझ रहे हैं, सेकंड हेडिंग है वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स लिखो अब इसमें। इट इज द, ये हेडिंग डाल दो बेटा, ये वाली सेकंड। कल एक हेडिंग हो चुकी है ना उसमें, इसलिए वो लास्ट में रुक जाना तो हम आपको मैटर अवेलेबल करा देंगे। लिखो वेव ऑप्टिक्स में, लिखो इट इज द ब्रांच ऑफ, it is the branch of optics which deals with, it is the branch of optics which deals with DEALS, which deals with wave nature of light, WAVE, which deals with wave nature of light, wave nature of light, and its related phenomenon, its related phenomenon, and its related phenomenon, full stop. In this branch we studied, in this branch we, WE wala we, in this branch we studied the phenomenon, in this branch we studied the phenomenon such as, interference of light, interference, INTERFERENC, interference of light, comma लगाई, diffraction, 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 diffraction of light, and polarization,
POLARIZATION, POLARIZATION, पोलराइजेशन ऑफ लाइट एटसेट्रा। फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखे हैं wave optics was discovered by Huygens. Wave optics was discovered by Huygens, Huygen, Huygen. Wave optics was discovered by Huygens, Huygen, Huygen। इस नाम को अंडरलाइन करो बेटा। कल हमने याद हो अगर आपको तो रे ऑप्टिक्स में न्यूटन लिखाए होंगे कहीं, लास्ट में देखो वहीं कहीं लिखाया था रे ऑप्टिक्स वाज डिस्कवर्ड बाय, है ना, दो साइंटिस्ट हैं। अब देखिए इसमें कुछ फिनोमेनन आए आपके नाम, बाकी तो सब नॉर्मल है, कुछ खास बात नहीं। तीन नाम आए हुए हैं, इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इनको हम नोट पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे कि ये होते क्या हैं। तो नोट पॉइंट्स में हेडिंग करो, ये आंसर फिनिश हो गया। इससे मोस्टली ऑब्जेक्टिव या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। नोट पॉइंट्स में हेडिंग बनाओ बेटा। नोट पॉइंट्स में नंबर 1 ऐसे लिखो, मीनिंग ऑफ इंटरफियरेंस। हेडिंग बनाइए नंबर 1, मीनिंग ऑफ इंटरफियरेंस। रुको, अब जरा वर्ड सुनिए ध्यान से, है ना, अभी हम राइटिंग में लेते हैं क्योंकि ये 3 टर्म्स हमने आपको वेव ऑप्टिक्स में लिखा है कि इस ब्रांच में हम लोग स्टडी करेंगे इस फिनोमेना नंबर 1 इंटरफियरेंस की, डिफ्रैक्शन की और पोलराइजेशन की। पहले अपने को सुनना है तब राइटिंग वर्क लेंगे। कोई डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, कुछ नहीं, ओनली मीनिंग। इनकी डेफिनेशन चैप्टरों में आएंगी एग्जैक्ट। अभी हमें सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि होता क्या है। ये वर्ड हमारा एक जाना पहचाना है, इंटरफियर। क्या मतलब होता है? हम कोई काम करते हैं, किसी ने उसमें अटकाने की कोशिश की, यार मतलब अपने को वो काम ना करने दें, डिस्टरबेंस अगर हमें करवाता है तो हम क्या कहते हैं, हमारे काम में इंटरफियर मत करो। ऐसे ही 2 लाइट वेव्स, बेटा ध्यान से सुनना बात पे, 2 लाइट वेव्स अगर आपस में मिलती हैं तो इनके मिलने से जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्ट आएगा, वेव बनेगी, उस प्रोसेस का नाम है इंटरफियरेंस। फिनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफियर क्यों करा? कि दो ने वही एक जगह पे आके मिल गई। अब ये 2 टाइप की पॉसिबिलिटी बनेगी इसमें। अगर दोनों वेव, पहली पॉसिबिलिटी कि वेव 1 और वेव 2 एक ही डायरेक्शन में हो, दूसरा है एक वेव अपोजिट डायरेक्शन में हो। भाई दोनों हो सकती है ना, भाई 2 वेव हैं, दोनों सेम भी जाके मिल सकती हैं और अपोजिट। अब मेरे को ये बताओ कि 2 पर्सन हैं ए और बी नाम के, जो काम ए करना चाहता है वही बी करना चाहता है, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। क्यों अच्छे आएंगे? अपने पे आप अप्लाई करो। मान लो कोई ए और बी 2 स्टूडेंट हैं, एक ही टेंडेंसी है कि भाई हम पढ़ें, कोई एग्जाम सिलेक्ट हो, हमारे मार्क्स अच्छे आए, रिजल्ट अच्छा जाए बोर्ड का, फॉर एग्जांपल ए का, और बी भी यही चाहता है कि आए। ऐसा लेबर में फर्क होगा, मैं मानता हूं, लेकिन अगर दोनों की सोच एक है, काम एक है, तो आप रिजल्ट दोनों के शानदार जाएंगे। कैसे कि ये भी कह रहा है कि वही काम करना है, ये भी कह रहा है वही काम करना है, तो इसमें रिजल्ट्स कैसे आएंगे? मैक्सिमम। इसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। कंस्ट्रक्शन माने जैसे मकान का कंस्ट्रक्शन होता है तो बिल्डिंग की हाइट बढ़ती है। बेटा समझने सुनने पे ध्यान दो, राइटिंग में इतना ज्यादा मत तल्लीन रहो। वो तो फोटो खींच लेना, इनका कल का छूटा है लास्ट में, या रुक जाना मैं अवेलेबल करा दूं। मैक्सिमम क्यों आया? दोनों सेम वे थे। अब आप अपने से फिर सोचो, जी कह रहा है पढ़ना है, जी कह रहा है घूमना है, और दोनों एक ही रूम में रहते हैं साथ में शेयर करके। आप समझ लेना पढ़ने वाला चौपट हो गया। या तो टीवी देखेगा या मोबाइल देखेगा तो आपको भी डिस्ट्रैक्शन होगा, आपको जी देख रहा है तो मैं क्यों ना देखूं। ये प्रैक्टिकल चीज है। तो 2 अपोजिट चीजें अगर मिलती हैं, मैथ्स में भी देख लो, जैसे 5 और 3 2 नंबर हैं, अगर दोनों पॉजिटिव नेचर के तो आंसर +8 है अभी। अब एक 5 है, एक -3 है, अपोजिट, एक प्लस और एक माइनस, ये देख लो। अपोजिट में जाओगे हमेशा नुकसान होगा। वही वेव कहती है कि 2 वेव अगर अपोजिट डायरेक्शन में आके जो मिलती हैं, उससे जो इंटरफियरेंस बनेगा उसका नाम है डिस्ट्रक्टिव। बेटा क्या लिख रहे हो, ध्यान दो। डिस्ट्रक्टिव क्यों कहा? डिस्ट्रॉय हो गया भाई, एक कह रही आगे चलो, एक कह रही
पीछे चलो, फाइनल आंसर क्या आएगा डिपेंड करेगा, अगर दोनों बराबर वैल्यू के हैं तो जीरो। भाई ऐसे समझो, एक की मान लीजिए वैल्यू 8 है और एक की वैल्यू है 6, अपोजिट है, तो 8 बड़ा है 6 छोटा है, लेकिन 8 ने 6 के इफेक्ट को कैंसिल करा और फाइनली जो वेव है कितने से स्पीड से गई, 2 से। अब मान लो 8 और 6 एक ही डायरेक्शन में होते, कितना आंसर आता, ये 8 और वही सेम एग्जांपल, तो आप देखो ना मैक्सिमम पहुंच गए। जब सेम डायरेक्शन में कोई काम होगा तो रिजल्ट्स मैक्सिमम जाएंगे, अपोजिट में काम होगा, काम तो होगा लेकिन वो मिनिमम पे पहुंच गए। तो इंटरफियरेंस के दो टाइप होते हैं, एक का नाम है कंस्ट्रक्टिव और एक का नाम है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव क्यों कहते हैं, डिस्ट्रॉय से बना है, जैसे बिल्डिंग से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे बिल्डिंग डाउन हो गई। कंस्ट्रक्शन कहते हैं मकान का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब ग्राउंड फ्लोर बना, फर्स्ट बना, सेकंड एटसेट्रा, तो कंस्ट्रक्शन में हमेशा इंक्रीजमेंट होगा और डिस्ट्रक्टिव में डिक्रीज होता है। तो जनरल नेम क्या है, इंटरफियरेंस। दोनों को कॉमन नेम क्या दिया, इंटरफियरेंस। ये तो दो पॉसिबिलिटी हैं कि दो वेव अगर आपस में मिलती हैं, दो लोग आपस में दोस्ती करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे भी जा सकते हैं, खराब भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने किससे की है। अगर आपने अपने जैसे नेचर के से की है, आप जो करना चाहते हैं, जो एम आपका है वही दूसरे का है, तो सक्सेस में चले गए। अपोजिट एम वाले से करी तो नुकसान में जाओगे। अब डिपेंड करेगा कौन ज्यादा नुकसान में गया, वो एक अलग मैटर है कि आप ज्यादा गए या दूसरा ज्यादा गया, पर ये तय मान लें अपोजिट चीजों में हमेशा नुकसान होना है, इस चीज का फैक्ट बात है। तो क्लियर आ रही, इसका क्या मीनिंग में लिखवाऊंगा कि व्हेन टू वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट देन दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफियरेंस। दिस फिर कह रहा हूं ये मीनिंग है, इसको आप डेफिनेशन मत मान लेना कि जी डेफिनेशन है, अभी सिर्फ मीनिंग समझाए जा रहे हैं। होता सब कुछ ऐसे ही है, बट डेफिनेशन चैप्टर पे डिस्कस होंगी जो एग्जैक्ट लैंग्वेज वाली होती है। तो लिखो इट मीन्स, क्लियर लिखो आगे, इट मीन्स, ताकि आपको मीनिंग थोड़ा समझ आए। इट मीन्स two or more than two waves meeting at a point. It means, इसी के आगे लिखो बेटा इंटरफियर, ये लिखा मैंने हेडिंग ये थी मीनिंग ऑफ इंटरफियरेंस, इसके आगे लिखो इट मीन्स टू और मोर देन टू वेव्स मीटिंग एट अ पॉइंट, मीटिंग एट अ पॉइंट। मतलब इंटरफियरेंस का क्या मतलब हो गया, अब आपको कोई इंटरफियर करेगा तो कम से कम दो से मतलब एक तो आप हो ही, इंटरफियर करने के लिए एक और तो चाहिए, नहीं तो इंटरफियर करेगा कौन, दो हो सकते हैं, तीन लोग हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। इंटरफियरेंस में कम से कम दो या दो से ज्यादा, और एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, तो मिलने से जो वेव बनेगी, रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो मैक्सिमम भी जा सकता है और मिनिमम भी, वो सिचुएशन पे डिपेंड है। एक ही डायरेक्शन में दो वेव चली, मिल गई, मैक्सिमम, नाम पड़ा कंस्ट्रक्टिव। अपोजिट में चली, मिली, मिनिमम, डिस्ट्रक्टिव। कॉमन नेम, जनरल बात करें कि भाई हमें मतलब क्लासिफाइड नहीं करना, जनरल नेम इज इंटरफियरेंस। इसकी दो पॉसिबिलिटी थी, पैरा चेंज करके लिख लो बेटा, इंटरफियरेंस आर ऑफ टू टाइप्स, इसी में पैरा चेंज करके लिखो, इंटरफियरेंस आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरफियरेंस आर ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स, और डैश करके लिखो नीचे ए और बी करके, स्मॉल ए में लिख लो कंस्ट्रक्टिव, CONSTRUCTIVE, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, CONSTRUCTIVE, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। और सेकंड क्या लिखोगे, डिस्ट्रक्टिव, DESTRICUTIV, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। ये तो टाइप है उसके, आपको तो सिर्फ फिलहाल अभी इस देखो, मेरा मेन मोटो पर्पस है ये वर्ड समझाना, आपको सिर्फ इतना आए, दो वेव्स का आपस में मिलना। शुक्ला जी नहीं, लेट की कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाते हैं आप, लेकिन भाई कल कहाँ थे अपन, कहाँ गए थे, अच्छा गंगा जी पे गए थे, ठीक ठीक, फिर कुछ नहीं कहेंगे, नहीं गंगा माई गुस्सा हो जाएंगी हमसे। देखो अब अच्छी बात है, अब फिरिक्स मैया के भी दर्शन करना चालू करो, तभी उद्धार होगा अपना। खैर, तो बी में मैं नहीं कह रहा था, इंटरफियरेंस का मतलब अपन जनरल क्या निकालेंगे, दो वेव का आपस में
मिलना, जैसे आप कहीं गए हो, आपको कोई फ्रेंड मिला, कोई मिल गया, तो टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो आपका क्या हुआ, इंटरफियरेंस हुआ। इंटरफियरेंस मतलब अब उसमें मैंने कहा वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अच्छा हो गया तो नाम कंस्ट्रक्टिव में चला गया, और बुरा हो गया तो घर वाले फिर क्या कहेंगे, मान लो किसी के साथ अपन पढ़े अच्छे लोगों के साथ सेलेक्ट हो गए, तभी तो गया था उसके यहाँ, और बर्बाद हो गया तो क्या मैं पहले ही कह रहा था क्यों मरने गया था वहां, चौपट होने के लिए। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, तो आप ध्यान रखा करो कि कंस्ट्रक्टिव में जा रहे हो डिस्ट्रक्टिव में जा रहे हो, है ना, रिजल्टेंट पे लिखो। अब लिखो दूसरा नंबर 2, नोट नंबर 2। अब कौन सा मीनिंग आएगा बेटा, इंटरफियरेंस क्लियर हो गया। अब से 3 नाम मैंने लिए थे, वेव ऑप्टिक्स में 3 नाम लिए, पेज छोड़ देना बेटा, पढ़ो उससे देख के, कल का पेज कोई भी बता देगा तुम्हें शुक्ला जी कितने छूटे। नंबर 2 पे लिखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, DIFFRACTION, लो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं अभी लास्ट में पूछूंगा मीनिंग, बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनो, जो समझना है पूछना है मेरे से, है ना, बहुत स्मूथली समझ आ जाएंगे। डिफ्रैक्शन देखिए, इसका मीनिंग देखो जरा क्या चीज है, इधर सुनना ध्यान से। एक अभी बनाना नहीं है, ना लिखना ना ड्राइंग करना, सिर्फ देखो, मैं मिटा के दोबारा बनवाऊंगा। एक जो विंडो टाइप एक होल है, बीच में गैप है, ये कोई दीवार हो सकती है, कोई लकड़ी का स्क्रीन हो सकती है, वुडन स्क्रीन। ये सनलाइट के लिए हम लो हमारी विंडो है, नॉर्मल विंडो है, दरवाजा केवाड़, उसको जैसे खोला, छोटी सी विंडो टाइप की कह लो, लाइट आई ऐसे चलेगी, नॉर्मल चीज है वो तो जाएगी क्या ना। लेकिन यही होल हमने एक पेपर में करा, और होल का साइज था हेयर के बराबर, बिल्कुल छोटा सा। मैंने हालांकि बहुत थोड़ा बड़ा दिखाया नहीं, पीछे से दिखेगा नहीं बोर्ड पे आपको। अब मतलब ये मानो अपना जो हेयर है, नीडल है, इंजेक्शन की सुई होती, उसके बराबर होल करा, तो जो लाइट रे आती है ना बेटा, ये कॉर्नर पे जो बेंड हो जाती है, आइदर अप और डाउन, या तो ऊपर बेंड होगी या नीचे बेंड होगी, इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन। जी डिफ्रैक्शन है, लेकिन कब हुआ, जब लाइट रे किसी फाइन होल में से पास हुई। उस होल का साइज हमारा एक बाल होता है सिर का, उतनी मोटाई का होना चाहिए, माने इंजेक्शन की नीडल, ज्यादा से ज्यादा सिरिंज वाली वो पतली, उनमें से। तो लाइट रेज आपका सीधे न जाकर, जो जा रही थी सीधे न जाकर, या तो ऊपर मुड़ेगी या नीचे। क्यों मुड़ेगी, वेव ऑप्टिक्स में बात करेंगे, क्योंकि अभी ज्यादा डिटेल में हम एंटर करेंगे, ऑप्टिक्स का कोई चैप्टर है नहीं हाथ में, बोरियत और होगी। अभी तो अपन सिर्फ एक मीनिंग समझ रहे, तभी मैंने हेडिंग डलवा रहा हूं, मीनिंग ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी मीनिंग है। तो ये बेंड हो गई, इस बेंडिंग फिनोमेना को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है, ओरिजिनल रास्ता है ऐसा कि अगर ये फाइन होल ना आया होता तो हमारी लाइट रे यों जाती। डॉट डॉट ये बताता है, डॉटेड पाथ, कि अगर ये होल थोड़ा बड़ा होता, चौड़ा होता, विड्थ होती, तो ये सीधी जाती, लेकिन इसके कारण वो सीधा ना जाकर बेंड ले गई, या तो ऊपर भी हो सकती, नीचे भी हो सकती। इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर होल बड़ा है, ये रे ऑफ लाइट है, इसे रे कहते हैं, स्ट्रेट चलती है तो रे ऑफ लाइट है, और होल में से होके बेंड हो गई, अगर कंडीशन इफ में लगी है, अगर ऐसा मुड़ गई, अब उसे रे नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, फिनोमेना को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और वेव नेचर है, वेव, क्योंकि टर्निंग होना इस रे का करेक्टर नहीं है, रे हमेशा सीधी जाती है, वेव आपको मालूम टेढ़ी मेढ़ी यूं चलती है, ये समंदर में लहरें, वेव्स, वो वेव्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं चलेगी, पता चला वेव यूं चली गई, अगली वेव पता चला यूं आ गई, धक्का नहीं पड़ता। ये सुनामी में आई थी, कोई लोग वहां बैठे रहते हैं किनारे पे, एकदम पानी का एकदम झोंका आया, पता चला उसको बहा ले गया। वेव टेढ़ा मेढ़ा चल सकता है, वेव, रे नहीं चल सकती। रे स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करे, स्ट्रेट से मैं ये नहीं कह रहा एक्स है, ये भी स्ट्रेट पाथ है, ये भी स्ट्रेट पाथ है, ये भी स्ट्रेट है, लेकिन वेव कभी जिगजैग ऐसे फॉर्म में नहीं जा सकती। ये डिफ्रैक्शन वेव का करेक्टर है। इस समय लाइट का नेचर वेव है। अगर यही होल बड़ा हो गया होता ना, तो सीधी जाती। तो कल पिछले लेक्चर पे मैंने बोला भी था कि लाइट में ड्यूअल नेचर है, लाइट में दोनों प्रॉपर्टी है। देखिए आप दोनों के एग्जांपल, यहां तो रे है, वो वही लाइट जब फाइन होल में से गई वेव बन गई। तो एट अ टाइम लाइट रे में बोथ प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, रे और वेव। बस जिस समय वो रे की तरह बिहेव करती है, जैसे कि उस समय वेव नेचर इसका दब जाता है, छिप जाता है, हाइड हो जाता है इसमें। और जब फाइन होल हो गया तो क्या आ गया, वेव नेचर इफेक्टिव हो गया और
रे वाला दब गया। जैसे कुछ लोग हैं बॉडी से फिजिकली कमजोर रहते हैं, ठीक है, अब कोई उनको धमकाता चला आ रहा है, अब मैं तेरे को देख लूंगा जी, जैसे ही उसका एरिया मोहल्ला आया सो वो शेर बन जाता, कहता अब आ जा तेरी टांग तोड़ी मैंने। नेचर दोनों में दोनों थे, अब वो साइलेंट हो गया, उन्होंने कहा अब फंस गए जो को। रे में भी दोनों नेचर हैं, दोनों ही प्रेजेंट है, बस साइज पे डिपेंड है। बड़े साइज से जाएगी रे है, छोटे से जाएगी ये है। इसका आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं करके इस चीज को। ये तो देखा है कोई विंडो दरवाजा खोलो लाइट सीधी आएगी, ये कब देख पाओगे? आटा छानने की छलनी होती है ना आटे की, घर में किचन में, उसको आप सनलाइट में देखना रख के, जो मतलब लाइट ऊपर से आने देना, उसमें आप जमीन पे देखना जो फ्लोर है वहां पे छोटे छोटे सर्कल्स दिखेंगे आपको। छलनी में से लाइट जाएगी ना तो ऐसे ऐसे, अपने को क्या लगता है वो होल है ना, इसलिए वो होल दिख रहा है, वो तो होल कभी सर्कुलर है ही नहीं, उसमें होल तो रेक्टेंगुलर है। फिर रेक्टेंगुलर क्यों नहीं दिखी? वो तो चौकोर होते हैं ना, रेक्टेंगल स्क्वायर जैसे शेप के। ये बेंडिंग हुई है लाइट रे की, ये टर्निंग क्या बता रही है कि लाइट देखिए ऐसे ऐसे समझ लो, लाइट ऐसे आई और जो टर्न ले गई। अब टर्न ले गई तो क्या बनेंगे? सर्कल ही तो बनेंगे। ये डिफ्रैक्शन है, छल्ली में से दिखाई देना। और कहां दिखेगा? जो सर्दियों में विंटर सीजन में हम स्वेटर जर्सी पहनते हैं ना, ऊन होती है उसमें, आप उसको भी सनलाइट में से रख के थोड़ा स्ट्रेच करो तो उसमें पोर होते हैं छोटे छोटे, उससे भी आप मान लो कि आपके चेहरे पे अगर धूप आ रही है, अगर आपके सामने ऐसी कोई छलनी हो या ये हो, आप समझना लाइट आके आपके आईज को परेशान नहीं करेगी, आगे वो टर्न मार जाएगी, तो अपन कंफर्टेबल हो जाते, कहते हैं अब ठीक है, अब दिक्कत नहीं हो रही। हुआ क्या है? डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बेटा फोटो दिलवा देंगे, मत परेशान हो, सुन तो ले। लिख लिख के क्या होगा? लिख के तो बहुत जगह कोई भी प्रिंट मार देगा, सुनो तो सही उसको एक्सप्लेनेशन को। तो डिफ्रैक्शन आ रहा है बेटा समझ में? अच्छा जी बताओ, जैसे कोई बोले कि घरों में जो हम लोग के हाउसेज होते हैं उसमें इनमें से कौन सी फिनोमेना होगी, रे या वेव? देखो कंसेप्ट सुनो, बड़ा साइज है तो रे है, सीधी चलना माने रे, इसको हम क्या बोलते हैं? रे का फॉर्म। जी कौन सा फॉर्म है? अब मेरे को ये बताओ, ये होल का साइज मैंने क्या बोला? हेयर के बराबर या ज्यादा से ज्यादा नीडल। तो घरों में इतने ऐसे छोटे होल तो होते नहीं है कि विंडो दरवाजे ऐसे पतले हों कि इनमें से सिर्फ मक्खी मच्छर जाता हो, अपना क्या होगा जो को। तो घरों में कौन सा फॉर्म चलेगा लाइट का? अरे क्योंकि ऑब्स्टिकल जो होते हैं, रुकावट होती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, वेंटिलेशंस, कोई डोर हैं, दरवाजे हैं, होल भी होगा तो चिमनी वगैरह पाइप का होगा ना, इतना नैरो तो नहीं होगा कि एक हेयर एंटर करे, वो तो समझ में नहीं आएगा अपने को कहाँ होल है कि नहीं। तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो लाइट होती है रे फॉर्म में रहती है। इससे मतलब प्रैक्टिकल में डेली लाइफ की बात हो रही। हाँ एक्सपेरिमेंटल पर्पजेज में, लेबोरेटरी में फिनोमेना की स्टडी करने के लिए अपन कर सकते हैं नैरो होल, पेपर में कर दो, किसी में कर दो, उसमें से पास करोगे बेंड हो जाएगी। ठीक, लिखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लिखें, व्हेन लाइट रेज, मीनिंग ऑफ डिफ्रैक्शन लिख रहे हैं, व्हेन लाइट रेज passes through a very small hole, very small hole, then light rays bend, very small hole, then light ray bend towards the corner, light rays bend towards the corner of obstacle, obstacle कहते हैं रुकावट को, light ray bend towards obstacle, obstacle, full stop. This phenomenon is called, this phenomenon is called diffraction of size. This phenomenon is called diffraction of light. पैरा चेंज करके लिखिए, if size of hole is big, इसी में पूरी लाइन नहीं छोड़ना, नीचे की लाइन से लिखो, थोड़ा सा शुरू में छोड़ के। if size of hole, HOLE वाला होल है, size of hole is big, then light ray travel in the form of ray. If size of hole is big,
then light ray travel in the form of ray, ray, फॉर्म ऑफ रे, फुल स्टॉप। अब बेटा अपन डायग्राम इसके बनाएंगे, दो डायग्राम बनाएंगे, एक लेफ्ट एक राइट। लेफ्ट में तो मैं एक छोटा सा होल दिखाऊंगा, आधे आधे पोर्शन में बन जाएगा ना, लेफ्ट और राइट हो। ये एक छोटा सा होल ऐसे, इसमें से हमें करना ये है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, आधे आधे पोर्शन में बनेगा। एक डायग्राम इधर बनाऊंगा, एक इधर बनाऊंगा। बनाना चालू करिए। दोनों बनने है ना, ये कॉर्नर की तरफ बना। इसमें होल का साइज छोटा है, नैरो साइज, पहले वाले फिगर में बस साइज का फर्क है। बस स्केल प्रॉपर लाइन खींचने के लिए कुछ हो तो प्रॉपर यूज करो बेटा, डायग्राम बहुत अच्छे से बनना जरूरी है। दोनों बनेंगे। इसमें होल का साइज कुछ नहीं करा, देखो ये ऐसे लाइन आपको खींचनी है, ये यहाँ पे होल का साइज ये नैरो है, ये वाला ये पार्ट, और दूसरे वाले फिगर में यही होल का साइज बड़ा कर दिया तो स्ट्रेट चली गई। इतना सा फर्क है। जो ऑब्स्टिकल है, जो बीच में दिखाया, लिख भी दिया आपको, ऑब्स्टिकल माने रुकावट। यहाँ पे लिख दीजिए डिफ्रैक्शन और वेव नेचर है ना। वेव नेचर को बताता है ये प्रोसेस, डिफ्रैक्शन वेव नेचर में आती है। कोई भी फिगर आगे पीछे बन जाए उससे कोई नहीं, बनेंगे बेटा दोनों, है ना, एक अकेला बना के नहीं छोड़ना। डायग्राम दो बनने हैं, आप सब गड़बड़ कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट रे जाएगी, एरो की डायरेक्शन सही करिए। दो फिगर बनने थे, अब आपको ना वेस्टेज ज़्यादा हो जाएगी जगह आपकी। एक के नीचे एक बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आधे पोर्शन में ये बना लेते, आधे में लेफ्ट राइट में ले लो। अब हो गया तो ठीक है। ये डिफ्रैक्शन नहीं है, ये तो मैंने वो पैरा चेंज करके आंसर दिया है कि साइज ऑफ होल इज बिग। कि कोई कहेगा भाई नैरो से मुड़ गई, अब कोई कहे बड़ा होता तो, कहना मुड़ती नहीं, सीधी जाती। उससे रे ऑफ लाइट कहेंगे सीधे को, जो वेव नेचर में आता है। डिफ्रैक्शन नाम प्रोसेस का डिफ्रैक्शन है और वेव नेचर है। डॉट 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 क्या बताता है कि ये फाइन माने छोटा ना होता तो सीधा जाता। एब्सेंस ऑफ फाइन होल लाइट रे गोज टू दिस पाथ, इस रास्ते को फॉलो करती, लेकिन इसकी वजह से वो टर्निंग ले गई। इंटरफियरेंस क्या था भैया, नींद में नहीं आओ, इंटरफियरेंस क्या था जल्दी बोलो। मीनिंग बताओ। इंटरफियरेंस का मतलब दो वेव का आपस में मिलना किसी पॉइंट पे। दो पॉसिबिलिटी, अगर रिजल्ट मैक्सिमम है तो कंस्ट्रक्टिव, मिनिमम है तो डिस्ट्रक्टिव। डिफ्रैक्शन में क्या बोला कि जब भी कोई लाइट रे फाइन होल में से होकर पास होगी, छोटे से में से, तो कॉर्नर की तरफ बेंड हो जाए, किनारों की तरफ मुड़ जाएगी, ऊपर या नीचे हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में वेव नेचर रहता है, टर्निंग हो गई। इसमें बड़े होल में रे नेचर रहता है, पार्टिकल नेचर रहता है, सीधी जाएगी। ठीक है। कॉमन प्रैक्टिस में, घरों में, डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यही है, क्योंकि ऑब्स्टिकल जो रुकावटें होती हैं, विंडो, दरवाजे, खिड़की, होल, वो सबका साइज प्रॉपर होता है, बड़ा होता है। इसमें साइज चाहिए हेयर और पिन के बराबर, बहुत पतले पतले होल चाहिए। चलो एक और रह गया भैया, एक चीज और है। 3 नाम लिए थे मैंने आपको भी, लिखो थर्ड पे, नोट पॉइंट नंबर 3 में, मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन। थर्ड नंबर नोट पॉइंट, मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन।
यहां पे बेटा एक चीज और लिख देना, इन फ्यूचर भूल सकते हैं आप, बिग होल और यहां पे फाइन होल। या नैरो भी कह सकते हो, फाइन वर्ड आपको ऐसा लगे तो नैरो कर सकते हो। वेरी स्मॉल लिख दो, वेरी स्मॉल होल। और लो, वेरी स्मॉल, छोटा है, अपने आप समझ आएगा वो बड़ा साइज का होल है, ये वेरी स्मॉल। चलो अब एक क्या लिखा नोट नंबर 3 में, पोलराइजेशन, मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट लिखो क्लियर, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट का सेंस है वो। इसको भी देखते हैं भाई क्या होता है। ये 3 वर्ड आ गए ना समझ में, समझ लो सब काम खत्म हो गया। सुनना आप ध्यान से। ये बताओ, वेव चैप्टर क्लास 11th में था, लास्ट चैप्टर था अपना वेव्स। 2 वेव्स के नाम आए थे, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। देखिए थोड़ा ध्यान दो, वेव कुछ नहीं होता, एनर्जी का फॉर्म है। जी तो प्रेजेंटेशन है, हम ऐसे करके दिखा देते हैं हाथ से जो हो रहा है। तो सुनना बेटा ध्यान से, इसमें वेव में 2 नेचर होते हैं, मतलब 2 टाइप से ट्रेवल करती है। या तो वो स्प्रिंग की तरह ऐसे फैलती से उड़ती है, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, LW। लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब होता है बेटा? छूट रहा है क्या आपका? कुछ छूट जाता है तो सुनो तो सही ना बेटा, अभी लास्ट में रुक के कर ले, लिख लेना, है ना। समझना मेन होता है उस चीज में जाके। लॉन्गिट्यूडनल हम बताओ किसको कहेंगे? देखिए एक स्प्रिंग को, इसको देखो, देखो मान लो एक स्प्रिंग है, क्योंकि वेव बेटा दिखाई नहीं देगी, एनर्जी है, वेव को देख नहीं सकते हम। वेव के कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि उन एग्जाम्पल के बेस पे आप इसका कंपेयर कर सकते हो। एनर्जी को कैसे देख लेंगे बताओ? साउंड है, सुन सकते हो, देख थोड़ी सकते हो भाई। साउंड को किसने देखा? कहना किसी ने नहीं। अब किसी की हियरिंग प्रॉब्लम है, कान में खराबी है, कुछ है, हम बड़बड़ाते रहे, हम सुन ही नहीं पाएगा। तो एनर्जी को हम कभी देख ही नहीं सकते, सिर्फ वो फील हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेंस ऑर्गन्स। जैसे लाइट है तो आईज काम करेंगी, साउंड है तो ईयर्स काम करेंगे, है ना। तो स्प्रिंग को अगर हम दबा के छोड़ें, मतलब ऐसे प्रेस कर दें और फिर छोड़ दें, तो स्प्रिंग यूं होगी ऐसे आगे पीछे। कुछ झूले आते हैं, मॉलों में देखे होंगे आपने झूले, वो जंप देने वाले, उस पर बैठ जाता है पर्सन, वो जंप देता रहता है, अप डाउन में मॉल्स में लगे होते हैं, उसमें जंपिंग वाले वो रहते हैं, वो जाके बच्चों के नीचे, हालांकि कुशंस वगैरह बिछे होते हैं उसमें भी। तो ये जो आगे पीछे वाली प्रोसेस है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल कहलाती है, फैलना सिकुड़ना फैलना। ट्रेन के डब्बे को देख लो, एक के पीछे ट्रेन के डब्बे लगे हैं, सडनली ब्रेक लगते हैं, ट्रेन यूं होगी, एकदम चलेगी, झटका पड़ेगा, ऐसे होती। अगर यही वेव एक रस्सी को, जो नॉर्मल रस्सी होती है, ऐसे एक यहां पे बांध दो और झटका दो एक तीसरे पर, यूं चलेगी जो, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव इस प्रॉपर्टी को, जो अप डाउन में, मतलब अगर ऐसे ऊपर नीचे चलती हुई जा रही है जो, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव में। और अगर ऐसे आगे पीछे में जो ट्रेवलिंग हो रही है ऐसे में, तो क्या कहेंगे उसे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जैसे सुनिए, हम प्रैक्टिकल, जब मैं फिर कह रहा हूं एनर्जी का टर्म है ना, तो स्प्रिंग में यूज हो रहा ना किसी में, ये सॉलिड है, वो एनर्जी का टर्म है। मान लो कोई पर्सन है, वो ऐसे रस्सी कूदते हुए, जंप देते हुए चला जा रहा है। एक तो होता है एक्सरसाइज के लिए रस्सी नहीं कूदते, जो अपनी जगह पे ऐसे रस्सी निकालते जाएंगे, ऐसे करते चले जा रहे हैं, तो जगह से जंप दिया फिर आया, अब जंप देते हुए ऐसे आगे चलता जा रहा है, एक एक नॉर्मल चल रहे हैं आप। तो जब भी कभी मोशन के 90 डिग्री पर वाइब्रेशन होंगे, माने ट्रेवलिंग है इधर और वाइब्रेशन है ऐसे, तो हमेशा ट्रांसवर्स होगी। ट्रांसवर्स वेव, अभी इनके मैं 2 डायग्राम भी बनवा दूंगा। इसे लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, लॉन्गी माने लंबाई, लेंथ, और ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर। तो लाइट हमेशा इसी फॉर्म में चलती है, लाइट कभी ऐसे नहीं चल सकती। साउंड ऐसे चलती, जो अपनी आवाज है, साउंड है ना, साउंड में एयर को पुश करती हुई जाती है, एयर पार्टिकल धक्का देती है, पहले इसको धक्का दिया, फिर उसने अगले को दिया, इसलिए साउंड को ट्रेवल करने में थोड़ा डिले आता है। इसका पता कब लगेगा आपको कि डिले होता है या नहीं? लॉन्ग डिस्टेंस पे, दूरी ज्यादा हो, या एक और जगह आप देखने को मिल जाएगा ये डिले वाली प्रॉब्लम टाइम की। कोई लाइव टीवी पे बोल रहा हो, उस समय पे आप बोल रहे हो, आप ही का फोटो चल रहा है लाइव, रिकॉर्डेड नहीं। लाइव में क्या होगा, आपने यहां बोला तो
साउंड थोड़ी आपने जल्दी बोल मतलब आपने सेंटेंस बोल के खत्म करोगे और 2 या 3 सेकंड का डिले होता है वो, उसके बाद वो साउंड आती है। जिस चीज उसको कब फील होगी पर्सन को, जब वो पर्सन खुद बोल रहा है, खुद का ही लाइव इंटरव्यू देख रहा है, उसका मतलब कनेक्टिविटी टूट जाती है। वो कहता है मतलब मैंने बोल दिया, आवाज बाद में क्यों आ रही, डिस्टर्ब होता है। होता क्यों है ये प्रॉब्लम? लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है। लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और साउंड की है 332 मीटर पर सेकंड। तो दोनों में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो डिले तो आना है। या बहुत दूरी पे हम खड़े हो कोई पर्सन, उसको हम लोग जल्दी जल्दी बोलेंगे ना तो उसकी आवाज क्लियर नहीं होगी। कूलर के सामने खड़े होके आप बोलोगे, पीछे कोई खड़ा हो, आप खूब बोलते रहो, वो कहेगा क्या कहा, समझ नहीं आया, साउंड डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि एयर उधर धक्का दे रही है, आप आगे अपोजिट बोल रहे हो, आपकी साउंड आपकी चलेगी, प्रॉपर नहीं पहुंच पाई। तो साउंड हमेशा किस फॉर्म में चलेगी? लॉन्गिट्यूडनल में। लाइट किस में चलती है? ट्रांसवर्स में। ठीक, तो ट्रांसवर्स वेव में देखिए क्या होगा। अब इसको सुनना ट्रांसवर्स के बाद क्या हुआ क्या था। ये एक वेव है जिसको मैं ऐसे ट्रांसवर्स फॉर्म में यूं दिखाऊंगा, ये वाला। शुरू का पोर्शन बेटा थोड़ा सा वो है ताकि टेक्निकल टर्म है, इस टॉपिक के इसके जस्ट बाद ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेंगे इसमें। अब देखना बाद में क्या होगा। एक डिवाइस लगाऊंगा मैं यहाँ पे, एरो नहीं लगा के, मैं एक डिवाइस लगाऊंगा इसमें। यार देखो ये तो ट्रेवलिंग हो गई। यहाँ पे एक डिवाइस है, पोलराइजेशन करेगी। जैसे टेम्परेचर को थर्मामीटर नापता है, गाड़ी में स्पीड को स्पीडोमीटर नापता है, ऐसी पोलरीमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट है। ये पोलरीमीटर में एंटर हुई लाइट, निकलने के बाद देखिए दो पॉसिबिलिटी बनेंगी इसकी। एक आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा शेडिंग करे देता हूं, इन्हें बोलते हैं क्रेस्ट। ऊपर उठे हुए पार्ट क्या कहलाते बेटा? क्रेस्ट। और लो एक और कर देते हैं, ये लो, और ये क्या कहलाते हैं? ट्रफ। सॉरी नीचे नहीं दिखाना इसमें, ये लो ट्रफ्स। अब निकलने के बाद पोलरीमीटर में से जैसी पास हुई, निकलने के बाद या तो जो ऊपर के बचेंगे या नीचे के बचेंगे, पूरी लाइट को पास नहीं होने देता। 50% वाइब्रेशंस आर स्टॉप्ड। मतलब निकलने के बाद देखिए क्या पॉसिबिलिटी है इसमें, या तो ये वाइब्रेशन बचेंगे, ये देखो, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी यहीं पे इसी की, ऊपर के रोक लोगे तो बेटा कहां के बचेंगे? नीचे के बचेंगे। ये लो, ये है पोलराइजेशन। देखो नीचे के स्टॉप होंगे तो ऊपर ऊपर के रह गए, ऊपर के रोक देगा तो दोनों फंक्शन होते हैं इसमें। मतलब हम चाहें तो अप वाले स्टॉप कर सकते हैं, और जैसे आपने वाटर टेप देखा होगा घर में, पानी का टेप, पानी चालू बंद करने का, या तो ऑन या सीधा ऑफ। ऐसे ही यहां पे भी दो फंक्शन है, या तो अप वाले मतलब ऊपर वाले पास होंगे या नीचे वाले। अब जिस साइंटिस्ट को जैसे स्टडी करना है कि अपर वाइब्रेशन से करना है या लोअर, तो इसे कहें क्या हम? इसका नाम तो पोलरीमीटर लिखवा दूंगा मैं भी डायग्राम ड्राइंग में। ये क्या कहलाएगी? ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव है। ये क्या कहलाएगी? हमारी कौन सी वेव है? लाइट वेव, जो कि ट्रांसवर्स के फॉर्म में चलती है। तो लैकिंग ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, लैक मतलब कम होना, लैकिंग ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन अलोंग द प्रोपागेशन ऑफ वेव, लाइट के चलने की डायरेक्शन में वाइब्रेशंस का कम होना ही पोलराइजेशन कहलाता है। पोलराइजेशन में 50% वाइब्रेशन स्टॉप होते हैं। काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6। आप यहां देखो, या तो ये और लगा है कि ये इंस्ट्रूमेंट या तो इसको निकलने देगा, अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ऑपरेट कैसे करवाते हो उसको, या तो इस मोड पे चला लो या इस पे चला, दो ही ऑप्शन है। तो 6 थे, 3 रह गए। तो लाइट पोलराइजेशन का मतलब है कि लाइट के वाइब्रेशंस का कम होना। सीधी सीधी लैंग्वेज में डायग्राम देख के अगर हम बात करें तो लाइट के जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन है उनका कम हो जाना ही पोलराइजेशन है। और कितने परसेंटेज कम होता है? 50। ये भी आता है क्वेश्चन के, नॉर्मल लाइट के कंपेयर में पोलराइज्ड लाइट कितनी रिड्यूस होती है, कितनी कम हो जाती है? 50%। तो डायग्राम देख के ही समझ आ जाएगा। कहना यहाँ पे 6 बताए हमने, अब ये और लगा है कि या तो ये पास आउट इसको होने देगा इस टाइप के को, या इस टाइप के। आया? लैक मतलब ये, प्रोपागेशन मतलब होता है ट्रेवलिंग, चलना। प्रोपागेशन का मतलब है, देखिए टर्म होते हैं, कई लोग पूछते हैं सर प्रोपागेशन हम क्यों लिखें? ऐसा नहीं लिख सकते, मूव्स, गोज नहीं लिख सकते, कारण होता है उसका। ये जो नॉर्मल इंग्लिश के टर्म होते हैं, ये हम लोगों के लिए भी यूज होते हैं, पार्टिकल के लिए भी यूज होते हैं। लेकिन ये जो टर्म है प्रोपागेशन, ये सिर्फ एनर्जी पे लगता है,
माने चल वही रही है, मीनिंग हमने वही बताया कि एनर्जी ट्रेवल्स, लेकिन उसको ट्रेवलिंग वर्ड कहना बहुत नॉर्मल, ऐसा ऐसा अजीब सा लगता है कि ट्रेवलिंग कह दी। ट्रेवलिंग तो हम भी करके आए ट्रेन में, ट्रेवलिंग तो गाड़ी भी कराती है, एनिमल भी कराते हैं, वो उनके लिए ट्रेवलिंग है। लेकिन एनर्जी जब ट्रेवल करती है, चलती है, तो उसके एनर्जी के मोशन को ना हम क्या बोलते हैं? प्रोपागेशन। प्रोपागेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब एक ने कहा कि सन लाइट एनर्जी ट्रेवल्स, एक ने कहा कि लाइट एनर्जी प्रोपागेट्स। मीनिंग में ही फर्क पड़ गया। मतलब जो पढ़ता है ना उसको हल समझ आ जाता है कि हाँ जी, मतलब जानता है इसका मीनिंग। जी तो एक वो वाली होती है ना, कई लोग बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं, हमें मेमोराइज करने की क्या जरूरत है, हम याद क्यों करें, हम तो समझ लेंगे फिर अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। वहां जी ऊट पटांग काम होते हैं। पढ़ने वाला हल समझ जाता है कि जी अब ये बंदा कोई लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, जो अपनी मन गढ़ंत कर रहा है। कोर्ट में किसी को कोई पिटीशन लगानी है तो हम लोग अपनी लैंग्वेज थोड़ी लिखते हैं। एडवोकेट्स होते हैं, वो लिखते हैं कि नहीं लिखते? वो हमसे हमारी बात समझते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम थी, क्या थी, फिर अपनी लैंग्वेज में। अगर हमने लोगों ने अपनी लैंग्वेज लिख के जज को दे दी ना, फाड़ के फेंक देगा वहाँ कॉपी को, जो कहा मूर्ख चले जाते हो, मुंह उठाए अपने, चाहे कुछ लिखते रहते हो, अपना रोना गाना लिख रहे हो। मतलब मेरा कहने का मतलब एक लैंग्वेज होती है, पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। मेडिकल में जाएंगे वहां भी एक लैंग्वेज है, लिखना तो लैंग्वेज ही पड़ेगी ना। अब तुम अपन चाहो कि बिल्कुल ही ना पढ़ें, उसको समझना भी बहुत जरूरी है, मैं कब मना कर रहा हूं आपसे, बट वो समझने के साथ साथ लैंग्वेज पे होल्ड होना जरूरी है, और वो तभी होगा जो रिवाइज करोगे। अब मान लो अपन ने सब पढ़ लिया, सब कुछ है, कोई उसको पढ़ना ढंग से याद ही नहीं करना चाह रहा, तो समझने के बाद उसको 2-3 बार पढ़ोगे, आपको उसी लैंग्वेज की फ्लुएंसी आ जाएगी। फिर धीमे धीमे कुछ मंथ के बाद आपको हैबिट आ जाएगी कि आप जो सोचते हो वो लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होती है। सडनली 2 दिन में थोड़ी हो जाएगी लैंग्वेज चेंज। उल्टी सीधी हम लैंग्वेज लिखेंगे या लिखवाएंगे, हो गया काम। ट्रैवलिंग भी कई जगह करते हैं यूज नॉर्मल पर, लेकिन टेक्निकल चीज में ट्रैवलिंग वर्ड उतना अच्छा नहीं है, मैं खुद कह रहा हूं आपसे। तो ट्रैवलिंग में पता ही नहीं चल रहा कौन है। प्रोपागेशन कह दिया, समझ लो जो पता चल गया कोई एनर्जी है। अब वो साउंड हो सकती, लाइट हो सकती, थर्मल हो सकती, सो मैनी फॉर्म। प्रोपागेशन टर्म आता ही एनर्जी में है, कहना मीनिंग वही है, हम लोगों के लिए नहीं है टर्म। हम ये नहीं कह सकते कि आई एम प्रोपागेटेड थ्रू ग्वालियर टू दिल्ली, ग्वालियर टू भोपाल। वो क्या कौन सी इंग्लिश बोल रहा भाई, प्रोपागेशन जो अपने लिए गलत है टर्म, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट है, मास है। हम लोगों की इंग्लिश अलग है पार्टिकल्स की, उस चीज का टेक्निकल फॉर्म अलग है, बस इतनी सी बात होती। लिखो, लिखिए इसमें डैश करके, पोलराइजेशन में लिखो, व्हेन लाइट रेज, लिखो व्हेन लाइट रेज, ब्रैकेट में लिखो ट्रांसवर्स वेव, लिखो व्हेन लाइट रेज, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ट्रांसवर्स वेव। इसका क्या मतलब है बेटा? लाइट रे किस फॉर्म में रहती है? ट्रांसवर्स वेव, है ना। लाइट रेज ब्रैकेट ट्रांसवर्स passes through polarimeter, polarimeter, polarimeter मतलब पोलराइजेशन को मेजर करने की डिवाइस है। when light rays passes through polarimeter, then लैकिंग ऑफ, LACKING, ये वर्ड जिसको समझना है टॉप पे लिख लेना। लैकिंग मतलब कम होना, लैकिंग मतलब कम होना। देन लैकिंग ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस, देन लैकिंग, LACKING, lacking of transverse vibrations are obtained, lacking of transverse vibrations are obtained, full stop. This is called polarization of light। जी सिर्फ मीनिंग है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोई डेफिनेशंस नहीं है, ओनली मीनिंग है समझाने के। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। lacking of transverse vibrations are obtained, this is called polarization of light, full stop। this phenomenon, para change, this phenomenon takes place only in transverse waves, this phenomenon takes place only in transverse waves, only in transverse waves, ब्रैकेट में लिख दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ब्रैकेट में लिख दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कॉमा लाइट वेव्स,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉमा लाइट वेव्स एटसेट्रा, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखो इंटेंसिटी ऑफ, INTENSITY, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, polarized light is less than normal light, is less than normal light, ब्रैकेट में लिख दो 50%, नॉर्मल लाइट ब्रैकेट में 50%। डायग्राम खुद देख लो, कुछ नहीं रटना उसमें। 50% कम हो गई पोलराइज की इसके कंपेयर में, ये नॉर्मल लाइट है आपका। अब ये डायग्राम तो बनाओ जरा नीचे, पहले ये पूरा एक साथ बनेगा, ये वाला लेफ्ट से शुरू करते हुए ऐसे, पहले इसे बनाओ। मैं एक बार दोबारा ड्राइंग यहाँ दिखा देता हूँ, देखो मेरे साथ साथ बना लो ताकि प्रॉब्लम्स ना आए। लेफ्ट से शुरू करेंगे, ये लो, इसमें ऐसे करना है कि 6 हो जाए ये, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक, ये यहाँ पर पोलरीमीटर नाम का इंस्ट्रूमेंट बना लो। ठीक है, मैं उसी को डाउन किए देता हूँ, बना बनाया रखा हुआ है, सेम फिगर है, ये रखा है सामने वाला। पोलरीमीटर लिखना है बस अपने को, इसको डिवाइस का नाम पोलरीमीटर है। ओनली डायग्राम समझने के हैं ताकि अपने माइंड में थोड़ा सेट हो जाए। निकलने के बाद शेडिंग भी करनी है कि जो एक्सेस के ऊपर के हैं उनमें लाइनिंग से शो कर रहे हैं। लाइट वेव्स और नीचे लिख देना ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव होती है, ऐसी वाले वाइब्रेशन ट्रांसवर्स वेव के होते हैं। अच्छे से दोनों बनाओ जो और करके, है ना। क्या मीनिंग आ पाया बेटा समझ में? शुक्ला जी बताओ क्या मीनिंग निकला इसका पोलराइजेशन का? ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का कम होना जब वो इसमें से पास होता है। मतलब ट्रांसवर्स वाइब्रेशन थे, उनकी लैकिंग हो गई, कम हो गई, 50% डाउन हो गए, फिनोमेना का नाम पड़ा ये। तो 3 फिनोमेना में जल्दी बोलना जरा, क्या क्या? इंटरफियरेंस का क्या मीनिंग? 2 वेव्स का आपस में मिलना, आपस में कंबाइंड होना। डिफ्रैक्शन क्या बताया था? जब लाइट रे किसी फाइन होल में से होके पास होती है, पतले होल में से, तो कॉर्नर की तरफ बेंड हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन क्या बोला? कि जब भी ट्रांसवर्स वेव, जैसे कि लाइट ट्रांसवर्स वेव किसी इंस्ट्रूमेंट जैसे पोलरीमीटर में से पास होगी, तो निकलने के बाद 50% वाइब्रेशन कम रह जाएंगे आउटपुट में। आइदर ये और ये 6 थे काउंटेड में, 3 रह गए, 8 बनाओगे तो 4 रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं 6 ही बनाना है, बस ध्यान रखेंगे इवन नंबर में बनाओ, 5 मत बनाओ। क्यों 5 बनाओगे? फंस जाओगे, हाफ कैसे करोगे उसका? इसलिए ड्राइंग की प्रॉब्लम है ना, इसलिए। तो कहना 6 है तो 3 रख दो, 8 है तो फिर उतना ही लेंथी फिगर बनेगा, 6 सफिशियंट है। तो इसका कम हो जाना, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का कम हो जाना ही क्या कहलाता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तीनों मीनिंग आ गए समझ में? इंटरफियरेंस माने आपस में मिलना, डिफ्रैक्शन माने फाइन होल में से पास हो तो कॉर्नर पे मुड़ जाना, और ये इसका मतलब है 50% ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का कम हो जाना। इसे पोलराइज वेव कहते हैं, जो निकलता है पोलराइज्ड वेव है, पोलराइजेशन हो गया। अगला लिखो, नेक्स्ट नोट पॉइंट नंबर, लास्ट नोट पॉइंट है ये लिखो, रे डायग्राम्स ऑफ longitudinal and transverse waves. Ray diagram of longitudinal and transverse waves.
लेफ्ट साइड से बनेगा पहले। बनाने का तरीका देख लो, नहीं गलती कर बैठो। कोई भी एक नंबर रैंडमली चूज कर लेते हैं, मैंने 3 की डिजिट सेलेक्ट की है, इधर सुन लो, गलती हो जाएगी। 3 पहले पास पास, प्लीज ध्यान से, 3 दूर दूर, फिर 3 पास पास, माने ये ऑर्डर रिपीट होगा। आप कोई ऐसा नहीं कि 3 होना है, कम से कम 3 तो दिखाओ, 2 पे समझ नहीं आएगा, 3 हो 4 हो, पर नंबर एक ही लेके चलना हमेशा। हाइट बराबर, आप लाइन सेलेक्ट कर लो, 4 या 5 में बनाएंगे हाइट में, और जो भी नंबर है 3 पास जल्दी बन जाएगा, 3 दूर, फिर 3 पास, 1 2 बना दो, एक इधर और बनेगा फिगर, इसे लेफ्ट में लीजिए। 3 पास बनाया मैंने, 3 दूर, अब 3 फिर से पास, हाइट बराबर रहेगी सबकी। वो तो ऐसे अनलिमिटेड वो है, तो 2-3 ऐसे बना के छोड़ देते हैं, है ना। और इधर हम बनाएंगे ट्रांसवर्स का। क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में चलती है। इसको ऊपर के पार्ट को क्रेस्ट बोलते हैं, उठे हुए पार्ट है ना एक्सेस के ऊपर, उन्हें क्रेस्ट टर्म यूज करते हैं। ये क्लास 11th का है, मैंने थोड़ा सा रिपीट इसलिए करा दिया, समझ आ जाएगा आपको। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इन्हें बोलते हैं कंप्रेशन, और गैप है वो रेयरफेक्शन। ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन, मतलब पास पास है, कंप्रेस्ड हो गए, तो इन्हें पास पास वाली लाइन का नाम क्या है, कंप्रेशन, है ना। एक बार अपन जहां स्पेस होगा वहां लिख देंगे, या एक काम करते हैं, एक और तरीका ठीक है, एक और इसमें अपन यूज कर लेते हैं टर्म। यहां पे सी का मतलब है कंप्रेशन, और यहां आर टर्म का मतलब है फिगर में रेयरफेक्शन। इसमें जो सी आर यूज करा है उनका मीनिंग बता दिया। सी फॉर पास पास को कंप्रेस कहते हैं, दूर दूर को रेयर कहते हैं। दोनों फिगर बना दो। ये एक चैप्टर है आपके में आगे जाके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां जो बहुत काम आएगा, नाम ही है उसका ईएम वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। इधर मेंशन करो, क्रेस्ट कहीं भी लिख सकते हो, ऊपर के जो पार्ट हैं जितने सभी क्रेस्ट हैं, चाहे ये हो चाहे ऐसा नहीं कि मिडिल वाले कोई क्रेस्ट का है। क्रेस्ट को सी से दिखा दो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखा दूंगा, और ट्रफ को टी से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, सी क्रेस्ट ट्रफ, ये भी क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ऐसे चलता है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मिडिल वाले का ही कुछ नाम है। क्रेस्ट के वहां सी लिख दो, अब इसके अंदर फिगरों में लिख दो सी और टी, सी और फिर टी, कि क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ही मूव करेगी। बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक चीज को लेते हुए, ताकि कोई वर्ड अजीब ना लगे, इसलिए आपको पूरे मीनिंग बता दिए। क्या बेटा मीनिंग मेरे ख्याल से समझ आ गए पूरे अपने को। अब वेव तक के तो वो बता दिया ट्रेवलिंग का आपको कैसे चलती है। जहां पर ऐसे आगे पीछे मूव करती है तो ये है, अप डाउन में ऐसे मूव करती है, मतलब इनका जो मोशन है ना वो ऐसे है, डाउन और अप, ये ऐसे चलेगी, अप डाउन में। इसका जो मूवमेंट है वो आगे पीछे होता है ऐसे। ये खास कैरेक्टर्स हैं इनके, मतलब इनके अगर मूवमेंट्स ऐसे हो रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल नाम दे दो, ये भी बना दो, कहीं भी आगे पीछे जहां जगह हो, ताकि इन फ्यूचर आपको बार बार ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। हाँ नीचे बना सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि वहीं बने, वहां जगह नहीं, नीचे ले सकते हैं, मूवमेंट है उनका। आगे बना दो, इधर राइट बना सकते हो उसको, कि मतलब इसका डबल एरो ये बताता है कि इसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो ऐसे आगे पीछे जो होगी। इसके मूवमेंट्स हैं ऐसे चलेंगी दोनों,
ये बस ऐसे धक्का देते हुए चलती है और वो ऐसे जंप दे दे के चलती है। अच्छा ये बताओ, ट्रेन के जो दो डब्बे जहां जुड़ते हैं, सोच के बोलना, काफी लोगों ने फील करा होगा इस चीज को, दो डब्बे जहां जब अंदर ही अंदर अपन एक्सचेंज करते हैं ना डब्बे, कभी जल्दी में चढ़ गए गलत बोगी में, अंदर ही अंदर अपन लेके सूटकेस चले, एक जॉइंट आता है बीच में लोहे का, उस जॉइंट पे जहां पे जुड़ते हैं दो डब्बे, उस पर एक आध मिनट कभी खड़े हुए हो? अरे ऐसा नहीं हो सकता, या तो फील नहीं करा हो, ऐसा कैसे हो सकता? कभी ना कभी तो नौबत आती है, किसी के मिलने जाना, कोई मान लो अपना परिचित बैठा, उस पर क्या मूवमेंट होते हैं, अगर किसी ने करे हैं ना, मतलब उस पर अगर फील करा है समझ जाएगा हाल। उस पर जॉइंट पे खड़े होके आपको क्या फीलिंग आती, जो आगे पीछे की आती कि जो आती जंप वाली, ये वाली आती है, ये वाली तो फील आ ही नहीं सकती, जो ट्रेन चल रही है, ये तो कब आएगी जो ब्रेक मारेगा, वो ट्रेन में ब्रेक लगेंगे तब फील आएगा कि हाँ हम आगे पीछे हो रहे हैं। उस पर डब्बे पे हालत खराब हो जाती, वहां ऐसा लगता है गिर ना जाए, यूं होता है जो जंप, ऐसे जंप देता रहता चलता चलता, उस पर गिरता फिरता कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा वो लगता है, ये वाली वेव है। ट्रेन में मतलब दोनों मोशन आप देख पाओगे, लेंथ में चलते जा रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल है वो, डब्बे डब्बे आपस में, डब्बे के पीछे आपने देखा दो डब्बे जुड़ते हैं, कैसे स्प्रिंग टाइप का लोहे का होता है, वो ऐसे हिल जाता है जाके, तो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में है, और जो जॉइंट है उसका जहां हम खड़े हो जाते हैं तो वहां वो हमें ऐसे जंप दिलवाता है ऐसे करके। तो ट्रांसवर्स वाले वाइब्रेशन आपके ये वाले हैं, लॉन्गिट्यूडनल आपके ये है। हो गया, मीनिंग आ गया समझ में इसका? चलो अब लिखो स्टार लगा के क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सब चीजें छोटी छोटी खत्म हो गई, इसकी स्टार लीजिए। स्टार मतलब एग्जाम में अच्छे से करना है क्योंकि अभी से लगवा रहे हैं। लिखो डिफाइन, अब चलेगा चैप्टर का बिल्कुल मेन काम। लिखो डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिफाइन रिफ्लेक्शन, REFLECTION, define reflection of light, reflection of light। चलो आंसर में बेटा ये हेडिंग बना दीजिए ऐसे, क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टार मतलब इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत नॉर्मल सी प्रोसेस है। एक बार पहले मैं डायग्राम बना के कुछ समझाऊंगा क्योंकि नाम ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इसका, आपको ड्राइंग नहीं करनी, सुनना जरा। ये ग्लास है, देखो जरा कैसे ड्राइंग करता हूं। इसके पीछे जैसे मिरर होता है ना, मिरर हम ना घर में बाल निकालने वाला शीशा, वो कभी ब्रेक हो जाए तो आप देखना उसके पीछे पॉलिश दिखाई देती है ना, तो उसको पॉलिश के लिए यहाँ कोडवर्ड सिंबल ये है, ऐसे कर देना ग्लास पर ऐसे तिरछे में, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, मतलब ऐसे मत बनाना, ये ऐसा लगता है किसी ने कोई लाइनें खींच रखी परपेंडिकुलर, ये पॉलिश का सिंबल गलत है, ध्यान दो बेटा, भी ड्राइंग मत करो। अब देखिए रिफ्लेक्शन कैसे होगा, लाइट रेज आएगी, इस पर ऐसे स्ट्राइक करेगी और ऐसे टकरा के चली जाएगी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन माने टकरा कर लौटना, लेकिन सरफेस में पॉलिश्ड सरफेस होनी चाहिए, मिरर की तरह चमकीली होना चाहिए, इसे पॉलिश्ड या शाइनिंग सरफेस कहते हैं। शाइन, जैसे मिरर शाइन मारता है ना, चमक मारता है, वैसे शाइनी है। तो पॉलिश के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से ही लाइट रे लौटेगी, पॉलिश एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर मान लीजिए गलती करके हम लोगों ने लाइट रे इस पर डाली, बस अब यहीं पे रह गई, अब वापस नहीं लौटेगी। कैसे पता चलेगा मैं बताता हूं। मिरर के सामने खड़े होते हमें फेस दिखाई देता है, फेस क्यों देखा, लाइट रे आई, टकराई, वापस आई। अब मिरर को पलट लो तो क्या हमें फेस दिखेगा? नहीं, भले ही वो फ्रेम है, आप फ्रेम से बाहर निकाल लेना, कभी भी टूट जाए तब भी नहीं दिखेगा। मिरर में सिर्फ वन साइडेड ही दिखता है, गाड़ी के साइड मिरर तो जनरली टूटते हैं, कभी कोई टकरा गई, गिर गई, उस जब प्लास्टिक कवर हट जाए ना, तो जिस मिरर में आपको दिख रहा था अच्छा, आप उस मिरर को जस्ट उल्टा कर देना, आपको कुछ नहीं दिखेगा, वो पीछे पॉलिश दिखेगी, रेड येलो ग्रीन जो भी डिजाइन करते हैं। पॉलिश से लाइट रे लौटती नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्शन नहीं होते उससे। रिफ्लेक्शन के लिए चमकीली सरफेस होना जरूरी है, शाइनी सरफेस होना जरूरी होती है, इसे शाइनी कहते हैं। तो और एक मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। दो कंडीशन है, जरा ध्यान से सुनना अपने को। क्या मीडियम नहीं बदलना है? जैसे एयर से चल के आई तो टकरा के एयर में ही चली जाए, हमने ये नहीं कहा उसी डायरेक्शन में चली जाए, डायरेक्शन मैटर नहीं करती। अगर यहां एयर है, चलते समय ट्रेवलिंग के समय एयर है, तो लौटने के बाद भी एयर ही होनी चाहिए। वाटर है पहले, कोई दिक्कत नहीं, अगर आते समय वाटर है तो जाते समय भी वाटर चाहिए। मीडियम नो चेंज,
ग्लास से चली है, ग्लास में तो टकरा के ही ग्लास में रहे। मान लो एक रूम को ग्लास की तरह मान लें कि एक छत है वो भी ग्लास की और फ्लोर भी ग्लास का, ऐसे। अब इसके अंदर ही अंदर जो लाइट रे होगी वो रिफ्लेक्शन है। क्यों भैया, चली थी वहां भी ग्लास और टकराई है वहां भी। मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, मीडियम ना बदले। अगर बदल गया तो उसे रिफ्रैक्शन कहेंगे, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। वो 9B चैप्टर है, 9 चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो। अभी अपनी स्टडी 9A पे हो रही है इसलिए बोल रहे हैं। ऐसे मीडियम को कहते हैं होमोजीनियस मीडियम, एक जैसा। होमोजीनियस माने एक जैसा, जैसे आप सब लोग होमोजीनियस हैं बिकॉज सेम क्लास में है। बायोलॉजी का टर्म नहीं है होमोसेपियन, वो अलग चीजें हैं। होमोजीनियस का मतलब है सेम सेम काइंड। उसमें ना आपके शेप आते, ना कलर आते, ना कपड़े आते, ऐसा नहीं। उसका पर्पस सेम होता है। पर्पस सेम सेम इन द सेंस है सेम क्लास, दैट इज होमोजीनियस। डिफरेंट है तो हेटेरोजीनियस। हेटेरो माने डिफरेंट। इसमें क्या है, मीडियम कैसा होना चाहिए, होमो माने एक जैसा। वो ये नहीं कह रहे एयर ही हो, हम वो कह रहे हैं आपको जो अच्छा लगे सो करो, लेकिन मीडियम मत बदल देना। ऐसा मत करना कि पहले आ रही एयर में चलेगी पानी में, या पानी से आ रही एयर में चलेगी, कहते ऐसा मत करो, मतलब सेम रखो आप उसे। ऐसे मीडियम को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मीडियम। तो डेफिनेशन क्या बनी कि जब कोई लाइट रे होमोजीनियस मीडियम से ट्रेवल करके शाइनी सरफेस पर आती है तो रिटर्निंग बैक हो जाती है, टकरा कर लौट जाती है, वापस चली जाती है उसी उसी मीडियम में। उसी मीडियम का मतलब अगर यहां एयर है, उसी मीडियम का मतलब ये नहीं कि उसी रास्ते पे, मैं रास्ता तो मैटर ही नहीं कर रहा, रास्ते की तो बात ही नहीं कर रहा मैं जाके। तो उसे हम क्या कह देते हैं, फिनोमिनन का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट लौटी है तो लाइट का रिफ्लेक्शन। क्रिकेट खेल रहा होता, बॉल होती, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल, दीवार पे पड़ी टकरा के आ गई। अरे जो लौटेगा उसका नाम रिफ्लेक्शन है। अब कौन लौटा उसका नाम दे दो। लाइट टकरा के लौटती है तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बॉल किसी सरफेस से टकरा के लौटती है, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। स्टोन टकरा के लौटता है तो रिफ्लेक्शन ऑफ स्टोन। रिफ्लेक्शन का मतलब रिटर्निंग बैक इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम मतलब जहां से, जिस मीडियम से वो चल रही थी, इसके चारों तरफ जो मौजूद था, अब भी टकराने के बाद भी उसी काइंड का होना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लिखो, पहले लिखेंगे फिर डायग्राम बनेगा। रिफ्लेक्शन में लिखो बेटा, व्हेन द रे ऑफ लाइट, when the ray of light traveling in a, when the ray of light traveling in a homogeneous medium, when a ray of light traveling in a homogeneous medium, अंडरलाइन करो होमोजीनियस मीडियम को, HOMOGENOUS, होमोजीनियस मीडियम को अंडरलाइन करो। होमोजीनियस मीडियम strikes a, homogeneous medium strikes a shining surface, strikes a shining surface, strikes a shining surface, comma, it returns back to the shining surface, comma, it returns back to the सेम मीडियम, रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम को फिर से अंडरलाइन। होमोजीनियस का मतलब ही यही होता है, सेम मीडियम। रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम, फुल स्टॉप। दिस phenomenon is called reflection of light. This phenomenon is called reflection of light. फुल स्टॉप। डायग्राम ड्रॉ करो ये वाला, नीचे, इसके नीचे आंसर में ही बनेगा। नॉर्मली एयर रहती है ना, इसलिए एयर का एग्जांपल लेते। ये वाला बना दो, बीच में बनाना है, सेंटर में लेते हो। एरो सही से लगाइए, आते समय डाउन में, जाते समय अप में।
अच्छा, इसमें पॉलिश करो नीचे शाइनी करके, ये तिरछे शेड में, इसको लिखो यहाँ पे शाइनिंग सरफेस, शाइनी सरफेस, शाइनिंग लिख दो, शाइनी लिख दो, शाइनिंग सरफेस। ये बेटा पॉलिश अगर नहीं की सब पूरा फिगर गलत है, इसलिए बाद में मत करा करो, एक हैबिट अपनी थोड़ी, इसीलिए मैं खुद बड़े तसल्ली से बनवा रहा हूँ, यूं करके ना ऐसे मत करा करो। देखो कई लोगों ने ऐसे, अभी मैं देख रहा हूँ ड्राइंग की, ये एग्जाम में 99% छूटेगी पॉलिश, बात अभी की नहीं है, क्योंकि आपने ये ड्रॉ कर दी। सही तरीका ये और इमीडिएट उसकी, ये काम खत्म अब इसका। अब आप दूसरे काम पे आ जाओ, ये अब एरो लगा दो, वही फिगर वही है। डेफिनेशन जरा रीड करके देखो, डायग्राम से मैच कर रही कि नहीं। सभी लोग पढ़ के देखो बेटा, पढ़ते समय फिगर को देखना है, ड्राइंग फिगर को, उसको लैंग्वेज पढ़ते जाओ, फिगर देखते जाओ, आ रही कि नहीं समझ। व्हेन रे ऑफ लाइट, ये है कि रे ऑफ लाइट जो आ रही है, ट्रेवलिंग इन अ होमोजीनियस मीडियम, स्ट्राइक्स माने टकराना, शाइनिंग माने चमकीली, शाइनिंग सरफेस, इट रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम। दो चीजें क्यों अंडरलाइन कराई, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, सेम, एक जैसा। फिनोमेना का नाम क्या है पूरी का। अच्छा, शाइनिंग क्यों की, ताकि लाइट रे निकल ना जाए। अगर शाइनी पॉलिश ना होती तो निकल के चली गई होती रे, वो वापस लौट जाए, इसलिए हमने क्या कर रखी है इसमें, इसको पॉलिश कर रखी है। सबसे अच्छी पॉलिश सिल्वर की होती है, सिल्वर, सिल्वर कोटेड जो होते हैं मिरर। लेकिन ये मिरर सिर्फ लेबोरेटरी में तो हो सकते हैं, सिल्वर बहुत महंगा है। मान लो घर में देखने का बड़े बड़े नहीं होते मिरर, सिल्वर की कोटिंग का ले आए, जितने का मिरर नहीं है ना उतने से कई गुनी कॉस्ट तो उसकी पॉलिश की है। सपोज मान लो एक साइज है, डेफिनेट साइज के, ऐसे दो मिरर रखे हैं बाड़े पे, है ना। एक महिला गई, कहते हैं साहब मिरर, एक ने कहा जी क्या 100 रुपए का, जी 800 रुपए का, सेम वही सब, कोई फ्रेमिंग सेम सब। अब खूब समझाते रहो तुम उसको, देखो बहन जी ऐसा है, इस पे सिल्वर कोटेड है और जी मर्क्यूरी कोटेड है। तो क्या फर्क है, चेहरा इसमें भी दिखता, चेहरा इसमें भी दिखता, वो बात फैक्ट है। फर्क कहां पड़ता है उनको नहीं समझ आएगा, अपने को नहीं समझ आएगा, इतना फर्क पड़ेगा लाइट का। इसमें जो सिल्वर कोटेड मिरर होता है वो 95% रिफ्लेक्टर होता है, मतलब अगर हम उस पर 100 रेज डालेंगे तो 95 को वापस कर देगा, ओनली 5% को एब्जॉर्ब करा। और जो नॉर्मल जो घटिया क्वालिटी के मिरर आते हैं वो 70 to 80% रिफ्लेक्टर है। मैंने 70 का मतलब 100 डाली, 70 लौट आ रही, 30 एब्जॉर्ब, वहां सिर्फ 5 हो रही थी। ब्राइटनेस का फर्क है, उसकी जो ग्लो होगी इमेज की, उसमें फर्क पड़ेगा। तो साइंटिस्ट लोग जो लेबोरेटरी में करते हैं वो छोटे मिरर होते हैं, उनके बड़े मिरर नहीं होते एक्सपेरिमेंट में, वो सिल्वर कोटेड ही मंगवाते हैं अलग से, कहते हैं सिल्वर कोट करके दे दो, चार्ज ले लेते हैं। छोटे मिरर पर कितनी सिल्वर लगाई, 50-100 रुपए की। यहाँ पता चला कि मिरर 100 का है, वहाँ 800 पहुंच रही है पॉलिश, जाके कोई नहीं खरीदेगा, वो दुकान वाला बेचारा जिंदगी खत्म हो जाएगी, मिरर ना बेच पाएगा। और गलती से वर्कर ने तोड़ दिया तो मार मार भुर्ता बना देगा, जो कहा तूने यही मिरर तोड़ने को मिला था, तो सिल्वर कोटेड था मेरा। तो सिल्वर कोटेड जो पॉलिश होती हैं वो बहुत अच्छी मानी जाती हैं, क्यों, हाईली रिफ्लेक्टिंग है, इनसे अच्छे मिरर नहीं बनते, सिल्वर से अच्छा कुछ नहीं। ये मत कहना गोल्ड और महंगा है, महंगे का कोई कलर नहीं। एक रिएक्शन आपके में आती है, टॉलेंस रिएजेंट, पढ़ा है कोई टॉलेंस रिएजेंट, कौन सा कंपाउंड बनता भैया उसमें, Ag2 बनता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, यही पॉलिश है वो सिल्वर की। उसके एक यूज में पढ़ना, टू मेक अ सिल्वर मिरर लिखा मिलेगा केमिस्ट्री में, टू मेक अ सिल्वर मिरर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। टॉलेंस रिएजेंट की, टॉलेंस रिएक्शंस होती है, उसमें कंपाउंड बनता है सिल्वर का, सिल्वर ऑक्साइड। वो जो सिल्वर ऑक्साइड है वही ग्लास के पीछे कर दिया जाता है, जिसे हम सिल्वर पॉलिश कहते हैं, और ये उसका यूज है मिरर बनाने में। बट वो मिरर डेली लाइफ में नहीं होते, पब्लिक के लिए नहीं होते, कॉस्टली होते हैं, इसलिए कोई नहीं खरीदेगा। अब अपन कहो खूब तो हमारे लिए सिल्वर मिरर बना दो, तो वो मिरर वाला अपने लिए तो एक बनाएगा नहीं कोटिंग करके। अब वो लोग कहाँ करवा लेते हैं, गोल्ड का काम नहीं करते, जो गोल्ड बेचते हैं छोटे मिररों पे तो करके दे देते हैं, करने को उस पर भी कर देंगे, वैसा नहीं है स्पेशली। लेकिन प्रैक्टिकली अपन खुद सोचो कि इतने मिरर पे पॉलिश करना, जी तो एक छोटा अमाउंट है, हो सकता है ज्यादा मांगे इससे, वो गलती से गिर गया हाथ से, इतने में 8 मिरर खरीदे जाते हैं जाके, तो कोई प्रैक्टिकली कोई नहीं खरीदेगा इसको। उसमें फर्क क्या पड़ेगा, माइनर सी, हम लोगों को ऐसा लगेगा ब्राइटनेस में फर्क है, वो भी बहुत ध्यान से देखोगे तो मिरर में काम कितना है, हेयर बनाना, ड्रेस देखना, उतनी देर का काम है, वो नॉर्मल मिरर से हमारा काम हो जाता है। इसलिए पब्लिक को या रूटीन लाइफ में सिल्वर वाली कोटिंग नहीं ली जाती, लेकिन पूछे कि कौन सी बेस्ट है, कहना सिल्वर कोटिंग बेस्ट होती है, क्योंकि बिकॉज 95% रिफ्लेक्टिंग है, 95% वो रिफ्लेक्टर होती है। क्लियर होगी बात बेटा, यहां तक आ गई समझ में।
तो आज अपन रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, अब इससे रिलेटेड ही थ्योरीज चलेंगी। वो जो वैसा पोर्शन था वो इंटरफियरेंस वगैरह वो खत्म हो गया। अब कल से जो पोर्शन चलेगा वो इसी से इंटरकनेक्टेड होगा, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, कि रिफ्लेक्शन कैसे आना है। थर्सडे से आपके बेटा और भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे मॉर्निंग से, तो ऐसा मत सोचो केवल एक ही एक चल रहा है, कल का दिन और है बीच में। थर्सडे से रनिंग में सारे मिल जाएंगे मॉर्निंग में 8 बजे से कंटिन्यू से। ठीक है, चल कुछ पूछना हो डाउट में पूछ सकते हो।